हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज अमेजिंग सेशन गाइस। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ रहे हैं। ओके, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। डन। इसके पहले हम लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में बात की थी। कौन कौन से केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स के बारे में बात की थी, और कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में बात की थी। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स, जो कि अब मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट आता है अपना, क्या होता है एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करने से स्टार्ट लेते हैं और धीरे धीरे मोल कॉन्सेप्ट की तरफ यानी नंबर ऑफ मोल्स की तरफ हम लोग पहुंचेंगे। आज कुछ इंपॉर्टेंट सेशन भी है, क्योंकि कि आज धीरे धीरे बेसिक से अब हम लोग एडवांस में जा रहे हैं, कुछ मॉडरेट लेवल में भी आ जाएंगे, इसके बाद आगे जा कर के टाइट्रेशन वगैरह में घुसेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी छोटे से स्टार्ट करते हैं। ले लेते हैं अपना लेजर लाइट हमेशा की तरह। ठीक है, देखिए एटॉमिक मास दरअसल होता क्या है। हम लोग हर बार बोलते रहते हैं एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि कि सारी की सारी मोल कॉन्सेप्ट भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अभी आगे जाकर के पता चलेगा इसका रेलिवेंस क्या है, बट डेफिनेशन का उतना रेलिवेंस नहीं है, ना ही हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा खासा रेलिवेंस लगता है। पर फिर भी एज ऑफ आवर ड्यूटी ये हमारा काम है, स्टार्ट कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, डन। तो चलिए पढ़ते हैं। atomic mass of an element can be defined as number which indicate how many times the mass of one atom of element is heavier in comparison to 1/12th part of mass of one carbon atom. ओके, मतलब क्या हुआ? देखो, अगर हम लोग वेट करते हैं तो हम किसी के कंपैरिजन में वेट करते हैं ना, ऐसे तो बता नहीं सकते कि वो इस पेन का या उसका कितना ज़्यादा वेट है ना, ऐसे तो नहीं ना बताते कि हाँ तुम चलो ठीक है 5 किलो, बोल तो सकता हूँ। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं? हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में बता रहे होते हैं। और रिस्पेक्ट का मतलब फिजिक्स में बहुत अच्छे से समझाया गया होगा जब आप रिस्पेक्ट वेलोसिटी निकालते हो। तो रिस्पेक्ट मतलब किसी को इकाई मानकर, किसी को यूनिट मानकर, ओके, किसी को रेफरेंस लेकर के दूसरे का एटॉमिक मास निकालते हैं। मतलब कि अब जैसे मैंने तराजू उठाया, ओके, और वहां पर एक तरफ मैंने सब्जियां रखी, तो दूसरे की तरफ क्या रखता हूँ मैं? वेट कर रखता हूँ आयरन का, कितना? 5 किलो 10 किलो जो भी है, उस वेट के रेफरेंस में हम उस सब्जी को तौलते हैं कि नहीं भाई ये भी इतने ही किलो की होगी। ओके, ठीक उसी तरह से एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर इन विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास कार्बन 12 के 12वें भाग का कितना कंपैरिजन में है। मतलब कार्बन एटम के 12वें भाग का वो कितने कंपैरिजन में है, एटॉमिक मास कहलाता है। सपोज करते हैं कि मान लो एक एटम है और एक एटम का मास समथिंग है, कुछ भी एक्स मान लेते हैं। ओके, और एक्स ये बता रहा है कि ये इस पर्टिकुलर एटम का मास कार्बन 12 मतलब कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, एटॉमिक नंबर में पढ़े जाएंगे। ठीक है, आइसोटोप्स वे होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक वेट अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो कार्बन 12 यानी C12 ग्राम वाले कार्बन पे 12वें भाग का कितना कंपैरिजन है, ओके, कितने गुना है। ठीक है, ये होता है हमारा एटॉमिक मास। अब तक तो समझ में आ गया होगा, सीधी सीधी बात है, मोटा मोटी बात, कि हम लोग एक रेफरेंस ले रहे हैं कार्बन का, कार्बन 12 का रेफरेंस ले रहे हैं। मान लो ये कार्बन 12 की रॉड हो गई, इसका 12वां भाग ले लेंगे। ठीक है, अब इसके 12वें भाग के रिस्पेक्ट में सारे सारे को तौलेंगे। इसका 12वां भाग ले लिया, और इसके बाद मेरे पास ये मान लो कोई एक एटम है, ओके, ये एटम है, तो मैंने इसको रख करके देखा कितना गुना है। अच्छा 12 गुना हो तो तुम्हारा एटॉमिक मास 12। अच्छा तुम 13 गुना हो, तुम्हारा एटॉमिक मास 13 भाई। ठीक है, तो वही किया मैंने, एटॉमिक मास इक्वल्स टू, अब देखो इसी को लोग रटते हैं, तो डेफिनेशन पता है तो आसानी से कर सकते हो। मास ऑफ एन एटम किसके रिस्पेक्ट में? 1/12
ऑफ मास ऑफ एन कार्बन, एक कार्बन का 1/12वां भाग, उससे कितना गुना है ये एलिमेंट का मास, ये हमारा डिसाइड करता है एटॉमिक मास। दैट्स इट, एज सिंपल एज यू कैन। ओके, नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू आया था ना, एटॉमिक मास यूनिट की बात कर लेते हैं। द क्वांटिटी 1/12 मास ऑफ एन एटम इज नोन एज द एटॉमिक मास। ओके, तो कार्बन 12 के 1/12वें भाग का मास हमारा एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। ये समझे? अरे जिसको आपने ये माना ना, ये वाला, ये क्या था, कार्बन 12 था। कार्बन 12 का जो मास था उसका 1/12वां भाग निकाल दिए, 1/12वां पार्ट, 1/12 पार्ट निकाल दिए, उसके रिस्पेक्ट में देख रहे तो मेरा यूनिट हो गया, वही तो मेरा यूनिट हो गया। तो इसी को हम लोगों ने बोला एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का यूनिट। सिंपल, तोड़ो, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास का यूनिट, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, AMU. So what the AMU? AMU is the quantity 1/12th mass of an atom of carbon 12 is known as the atomic mass unit, 1 AMU. The actual mass of carbon 12 is C12. Okay, C12 sorry, actual mass of carbon 12 का जो है वो 1.9924 into 10⁻⁻26 kg है। ठीक है, तो अब अगर इसको एटॉमिक मास यूनिट में दिखाओगे, सोचो एटॉमिक मास यूनिट में, तो ये मेरे एक कार्बन का हो गया ना, सोचो ये एक कार्बन का वेट हो गया, डन। एटॉमिक मास यूनिट क्या कह रहा है, एक कार्बन के मास का 1/12वां भाग हमारा एटॉमिक मास यूनिट है। तो एक काम करते हैं, चुपचाप बहुत ही साइलेंट तरीके से, ना तुम कुछ बोलना ना मैं कुछ बोलूंगा, इसका 1/12वां भाग निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 1 AMU इक्वल्स टू, ठीक है, 1.9924 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻26, ओके, अपॉन 1/12। यही हो गया मेरा AMU, सीधी सीधी बात है, यही हो गया मेरा AMU। और अगर इसे हम निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, देखो ये आएगा अप्रॉक्स 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg। ओके, तो ये आ गया, एक मिनट, यस, -24 kg, -24, नो, -27, आई एम रियली सॉरी, -27 kg। और इसी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो ग्राम में कन्वर्ट करने का अभी हम लोगों ने जाना था भाई, बैकग्राउंड तुम धोखा मत दो। ओके, अभी हम लोगों ने जाना था कि 1 kg, तो किलो का मतलब क्या था, किलो का मतलब था 10⁻3, ओके, यानी 1 × 10⁻3 ग्राम। ओके, तो इसी को उठाकर ना वहां पे चुपके से रख दो, तो क्या था 1.66 × 10⁻27 -27 kg था। तो इस k की जगह इतना रखो, ओके, तो रख दिया 1.66 × 10⁻27 माइनस में मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, इतना हमारा हो गया क्या, ग्राम। तो इसी को हम कह दिए 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये AMU हो गया। तो मेरा क्या मिला, एटॉमिक मास का एक यूनिट मिला है। एटॉमिक मास का यूनिट क्या है, कार्बन 12 के मास का 1/12वां भाग हमारा एटॉमिक मास यूनिट होता है। क्लियर, बढ़िया से समझ में आ गया। इसी को जब आप अवोगाद्रो नंबर से कन्वर्ट करते हो ना, अवोगाद्रो नंबर से, तो 1 AMU हो जाता है हमारा, 1 AMU ये हो जाता है 1/Na। ओके, 1/Na, या अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू हो जाती है 6.022 × 10⁻23। इससे अगर एक में भाग दोगे ना तो यही आएगा। तो हम अवोगाद्रो नंबर के भी रिस्पेक्ट में निकाल लिए, अवोगाद्रो नंबर आगे बहुत काम आने वाला है इसका। तो इसे हम लोग
एक घेरे में कैद कर देते हैं कि तुम मेरे काम के हो। डन डन। अब देखें तो किसके ग्राम में भी निकल गया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और 1 एमयू इज इक्वल टू 1 NA। ओके, इतना आ गया समझ में। डन, वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मैटर सुनिए, अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो द ग्राम एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक मोल एटम का मास ग्राम एटॉमिक मास होता है। ठीक है, समझ रहे हो? एक मोल एटम का मास ग्राम एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो अगर सोचो सोचो ये वाला, अगर हम एटॉमिक मास यूनिट का हम लोगों ने देखा था, एटॉमिक मास भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, ओके, एटॉमिक मास भी हम लोगों ने देखा। फॉर एग्जांपल ले लो, अगर मैं Cl ले लेता हूं, Cl। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, लॉगिन नहीं करूंगा। Cl ले लेता हूं तो Cl का, अरे वाह इतना मोटा, आओ भाई। Cl ये हो गया हमारा 35.5 AMU होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है कि ये कार्बन 12 के 1/12वें भाग का 35.5 गुना है। ठीक है, ये दिखा रहा है। एएमयू क्या दिखा रहा है? एएमयू मतलब क्या? कार्बन 12 का 12वां भाग एएमयू हुआ, उसका 35.5 गुना। देखो मल्टीप्लाई है ना। ओके, तो एक एएमयू का मल्टीप्लाई यानी 35.5 गुना है Cl। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम एक ग्राम एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास क्या कहता है भैया कि एक मोल एटम का जितना भी ग्राम होगा, वो हमारा जितना भी मास होगा वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास हो गया। मान लो एक मोल एटम हम ले लेते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन का 1 मोल। ओके, तो आगे जाकर के अभी हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो एक मोल मतलब इट इज इक्वल टू 1, तो वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट, यानी जितना भी मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक मास होगा वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास होने वाला है। उसी को हम ग्राम एटॉमिक मास लिख दे तो नो टेंशन। यानी कुल मिलाकर के 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट इट इज टर्म्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अच्छा चलो आओ आगे आओ। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास की बात, वाह इतना तेज। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। देखिए, अब तक हम लोगों ने एटम की बात की। ठीक है, तो एटम ने कुछ नहीं कहा कि ठीक है, एटम की बात किया हम लोगों ने। एटम में बताया गया कि एक एटम का मास कार्बन 12 के 12वें भाग का कितना गुना है, ये एटॉमिक मास हो गया। मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूल के बारे में बात करें। एटॉमिक मास एटम के बारे में, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के बारे में। तो मॉलिक्यूलर मास इज द नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम one molecule of a substance is heavier in the comparison of 1/12 of the mass of carbon 12। कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। कुल मिलाकर के बात एक ही है, कार्बन 12 का 12वां भाग याद कर लो, यानी एक एएमयू को ले लो। एक एएमयू से जितना भी गुना होता जाएगा वो, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। आई होप इतना तो समझ में अब तक आ गया होगा। डन, ओके, तो ये तो बताने की जरूरत थी नहीं मुझे, क्योंकि सेम एज पहले जैसा। आते हैं अपने मेन कैंडिडेट के ऊपर, और वो है मेरा मोल, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा कांड चल रहा था। ये सब अब तक हम लोगों ने बैकग्राउंड बनाने का काम किया था कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सीखे थे, लॉज ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी होता है।
ओके, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का जितना भी मास होगा मॉलिक्यूलर वेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पर अगर मैं ले लूं HCl, रुको, अगर मैं इसे ले लूं HCl का, ठीक है, तो HCl का कितना ग्राम एटॉमिक मास होगा, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी 1 मोल का n इज इक्वल टू 1 का, तो n इज इक्वल टू 1 का अभी मैंने देखा था कि मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जा रहा है वेट। ओके, तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका होता है 1 और प्लस इसका होता है 35.5, ठीक है, तो कितना हो गया 36.5, तो इसका वेट कितना हो गया 36.5 ग्राम। दैट्स इट, तो यही हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ओके, थैंक यू। ओके, लेट्स गो, मोल की बात करते हैं। डन। अच्छा, मोल की अगर हम बात करेंगे तो सोचो, द अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी स्पीसीज एटम मॉलिक्यूल आयन और अदर पार्टिकल एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन को बेस मान लो C12 को, ओके, और उसी के ऊपर खेल खेलना है, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या था, उसके 12वें भाग का था, ठीक है। और मोल क्या है कि कार्बन 12 के 12वें ग्राम में, है ना, 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने भी एटम मॉलिक्यूल आयन या अदर पार्टिकल्स होंगे वही हमारा नंबर ऑफ मोल्स है। ये क्या है, अमाउंट है एक सब्सटेंस का जिसमें एटम मॉलिक्यूल आयन और अदर पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एनीथिंग, सब एटॉमिक पार्टिकल भी हो सकते हैं, जितने उतने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होंगे जितना कि एक एटम कार्बन 12 के 12 ग्राम में है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि एक मोल में इसे दूसरे कलर से ले लेता हूं, ओके, एक मोल में, तो और बिहार दिया, यस, अच्छा लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 स्पीसीज होते हैं। ओके, ये स्पीसीज या एंटिटीज या बोल सकते हैं मॉलिक्यूल एटम आयन एंड अदर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एनीथिंग, ठीक है। तो एक मोल में कितने होते हैं 6.022 × 10⁻23, यही होता है मेरा क्या, यही होता है मेरा अवोगाद्रो नंबर एन, ओके, एन स्पीसीज, ठीक है। तो इसी के ऊपर सवाल आता है, इसी के ऊपर सवाल लिया जाता है कि अगर मान लो कि 12 ग्राम कार्बन है, ठीक है, तो उसमें कुल मिला के कितने एटम हो गए, कितने मॉलिक्यूल हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने न्यूट्रॉन्स हो गए, तो इसी के ऊपर सारा गेम होता है। बताता हूँ कैसे, आगे देखते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, अगर अगर हम मेथड ऑफ कैलकुलेशंस को ध्यान दें तो देखो, कोई भी चीज दो तरीके से निकाली जा सकती है। एक उसका मेजरमेंट होता है वेट पर या मास, और दूसरा होता है वॉल्यूम पर, ओके। या तो वॉल्यूम लीटर वगैरह में होगा या तो मास में दिया होगा उसकी क्वांटिटी, ठीक है। क्यों से कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, अमाउंट है, अमाउंट है ना। मोल्स अभी अभी आपने देखा, डिफाइन किया इसे अपने डेफिनेशन में कि इट इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक अमाउंट है जिसमें कुछ एटम मॉलिक्यूल आयन एंड अदर पार्टिकल्स हैं जो कि एग्जैक्टली कार्बन 12 के 12वें ग्राम 12वें नहीं 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने एटम हैं उसी के बराबर होता है, ठीक है। तो सेम टू सेम यही है कि ये एक अमाउंट है, ठीक है। तो अमाउंट या क्वांटिटी आप किस में बताते हो, या तो वेट में बताते हो या तो वॉल्यूम में बताते हो,
ठीक है। अच्छा, अगर वेट में रहेगा तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? तो वेट में रहेगा तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ओके, इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। अच्छा, और वॉल्यूम में रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ओके, ये लीटर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 22.4 लीटर में कितने वॉल्यूम पर, मतलब देखो 22.4 लीटर में जितना वॉल्यूम रहेगा उसका भाग दे दो तो वो मोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया मोल्स किसके टर्म में? वेट के टर्म में। ये आया मोल्स वॉल्यूम के टर्म में। अच्छा, अभी 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 हम लोगों ने जाना था कि मोल्स के डेफिनेशन के अनुसार, मोल्स के डेफिनेशन के अनुसार यहाँ पर साफ साफ इसने बोला कि भाई ऐसा है कि जो ये एक अमाउंट है सब्सटेंस का जो कि 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने एटम रहेंगे उसके बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज से मोल को डिफाइन किया हमने। तो क्यों नहीं मोल से हम नंबर ऑफ स्पीसीज डिफाइन कर देते हैं, हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया ना, इसी को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी को अगर हम मान लो यूज कर लेते हैं तो ये आया मेरा 1 मोल इक्वल्स टू NA स्पीसीज। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया कि नंबर ऑफ स्पीसीज से, नंबर ऑफ स्पीसीज से, ठीक है, क्या डिफाइन किया? मोल को डिफाइन किया। ओके, और मोल से क्या निकाला हमने? वॉल्यूम निकाला और वेट निकाला, और वॉल्यूम निकाला। डन। तो किससे किससे? वेट से मोल को निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से मोल को निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज से हम लोग निकाल सकते हैं, या इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। आगे कोई एग्जांपल है कि नहीं? चेक करते हैं, नहीं। तो यहां से एग्जांपल को उठाते हैं। ठीक है, मान लो अगर हमें दे देता है कि अभी हम लोगों ने जाना कि 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने एटम प्रेजेंट हैं, या मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, या आयंस प्रेजेंट हैं, या सब एटॉमिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनका नंबर, जितने नंबर में प्रेजेंट है वही हमारा 1 मोल है। तो हमें ये बताओ कि कार्बन 12 में, 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, मुझे ये जानना है, तभी तो जानूंगा। ठीक है, तो चलो पता करते हैं। ओके, नाउ सी, 12 ग्राम कार्बन एटम है तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, एन से डिनोट करते हैं हम इसे। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट कितना हो गया? 12 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 12 दे रखा है देखो। ठीक है। अच्छा, तो कितना हो गया? नंबर ऑफ मोल्स हो गया 1। और अभी हम लोग जान रहे थे कि 1 मोल में, 1 मोल में हमारा Na के बराबर स्पीसीज होते हैं। अब एटम कह लो, मॉलिक्यूल कह लो, चाहे कुछ भी कह लो। ओके, सो अगर हम आगे चले, अगर ऐसे बात करें कि 6 ग्राम, या फिर 1 मिनट, 6 ग्राम नहीं, 32 ग्राम ले लेते हैं। 32 ग्राम ऑक्सीजन में, ठीक है, हाउ मेनी, ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम,
ठीक है, कितने एटम्स प्रेजेंट है ये नंबर मुझे पता करना है। ठीक है, तो ऐसा सवाल देखो बहुत सा आता है। ठीक है, तो उसके लिए बता रहा हूँ। यहाँ से सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स, कुछ भी हो जाए केमिस्ट्री में, ठीक है, जो भी गेम खेलना नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर गेम खेलना। ठीक है, सारा काम नंबर ऑफ मोल्स डिसाइड करते हैं, वेट डिसाइड नहीं करता। नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर जो भी गेम खेलना है खेलो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ठीक है, ये एकदम दिमाग से पढ़ जाना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वेट कितना है, 32 ग्राम है। ओके, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 16 ग्राम। तो एक का 16 है ना, ओ का 16 है, तो दो है तो 16 इंटू 2 यानी 32 हो गया। ओके, तो ये हो गया 32। फिर देखो काट दिया, ये हो गया 1, यानी n इज इक्वल टू कितना आया, 1 हो गया। डन। अच्छा, अभी मुझे पता है कि 1 मोल में एक Na एटम आते हैं। ठीक है, तो 1 Na स्पीसीज आते हैं। ठीक है, तो एक मोल में 1 Na, 1 मोल, ओके 1 मोल, 1 Na कार्बन एटम आएंगे। तो Na की वैल्यू यहाँ पर रख भी सकते हैं, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 कार्बन एटम होंगे। डन। तो ऐसे सवालों को हैंडल करते हैं। मान लो अगर पूछ दिया होता, लेट सपोज मान लो पूछ दिया होता कि 16 ग्राम या फिर कुछ और लेते हैं। ठीक है, 14 ग्राम ले लेते हैं कि 28 लूँ, नहीं 14 ले लेते हैं। ठीक है, 14 ग्राम N2 डाइनाइट्रोजन में कितने, हाउ मेनी N एटम्स हैं। ओके, एक मिनट, मैं यहाँ फॉल्ट किया हूँ, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये n इज इक्वल टू 1 आया ना, तो एक मोल में इतने हैं। ठीक है, इतने n एटम्स हैं, बट यहाँ पे कितने एटम दिख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। डन। तो 2 एटम तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। ठीक है, एक ऑक्सीजन के एक मोल में इतना एटम है, तो 2 ऑक्सीजन के एक मोल में कितना होगा, इतना हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो गया भाई, ये हो गया 12.044 इंटू 10 टू पावर 23। समझ गए, ये क्या कहना चाहा मैं, O2 है, O2 एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में एक O2 मॉलिक्यूल में 2 एटम है। ठीक है, और हर एटम एक एक मोल का है, तो एक ऑक्सीजन एटम एक मोल में है, तो एक मोल ऑक्सीजन एटम में, सॉरी एक मोल ऑक्सीजन में 1 Na ऑक्सीजन एटम है, तो 2 मोल है ना, N2 सॉरी O2, 2 ऑक्सीजन है, दोनों एक एक मोल के, तो कितने पूरे मिलाकर के एटम हो गए, तो मल्टीप्लाई बाय 2। डन। अगर यही पूछा होता हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो कितने मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल केवल एक है, लेकिन एटम कितने हैं, 2 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना है, तो भैया हो गया हमारा Na मॉलिक्यूल है, 2 Na हमारा एटम है, ये O एटम है, ऑक्सीजन एटम। ठीक है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर फॉल्ट। ओके, नाउ इसको चेक करते हैं। तो अगर यहां से निकाले तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ओके, तो वेट कितना है 14, मॉलिकुलर वेट कितना है, एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 नाइट्रोजन का 28, तो 28 आ गया। डन। या कह सकते हैं हाफ मोल। ओके, आधा मोल। ठीक है, तो इसे हाफ मोल कह दिया मैंने। ठीक, आधा मोल आ गया। अच्छा, तो कुल मिलाकर के कितने आएंगे एन एटम, तो देखो एक मोल में 2 Na नाइट्रोजन एटम्स है। ओके, 2 Na क्यों लिखा, एटम्स की बात कर रहा हूं, एटम्स की बात कर रहा हूं, तो यहां पे 2 एटम है, तो 2 इंटू Na। डन। 2 Na एटम है एक मोल में, तो आधे मोल में कितना, तो आधे मोल में अगर मैं यहां पे आधा का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर भी तो आधा का मल्टीप्लाई करूंगा, तो आधे मोल में कितने हो जाएंगे, हाफ मोल में कितना हो गया
Na एटम। ओके, एटम। अच्छा, मॉलिक्यूल कितने हैं? मॉलिक्यूल, अब बताओ मॉलिक्यूल कितने हैं? मॉलिक्यूल को अगर हम चेक करें तो एक मॉलिक्यूल है ना यहाँ पे, तो हम कह देंगे भैया एक मोल में एक Na के बराबर मॉलिक्यूल है। ओके, मॉलिक्यूल। तो आधे मोल में आधा मॉलिक्यूल, ठीक है, आधे मोल में हाफ Na मॉलिक्यूल हो जाएगा। यहां पे मल्टीप्लाई करो आधे मोल का मोल, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आधे मोल का। समझ गए? ऐसे करते हैं। तो अभी समझ में आया ना अच्छे से? अच्छा, एक और सवाल लेते हैं। एक और सवाल कौन सा ले रहे हैं, देखो। सपोज करते हैं, ठीक है, कि हमें 11.2 लीटर का वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, 11.2 लीटर का वॉल्यूम दे दिया गया है। किसका? ऑक्सीजन का। देखो क्यों बना दिया, ऑक्सीजन का। ठीक है, और इसका कितना वेट होगा, मुझसे अगर ये पूछ दिया गया वेट कितना होगा, यानी 11.2 लीटर ऑक्सीजन का कितना वेट होगा, अगर मुझसे ये पूछा गया है, तो हम इसे कैसे रिलेट करेंगे? हम इसे रिलेट करेंगे ऐसे, n इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू n का ही वैल्यू होती है कितनी, v अपॉन 22.4। ओके, अच्छा, तो वेट कितना है नहीं पता, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, वॉल्यूम कितना है 11.2, और एक मिनट, मल्टीप्लाई कहां से कर दिया मैंने, ये तो बराबर है ना 22.4 लीटर। ठीक है, तो काटो, ये हो गया 2 बार में, तो ये हो गया हमारा वेट अपॉन 32 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ऐसे ही काट दो 16 बार में, तो वेट बराबर 16 ग्राम ऑक्सीजन। सिंपल एज यू कैन। अच्छा, अभी एक बात आ रही है दिमाग में, और वो बात क्या है सोचो। बात दरअसल ये है कि एक बात बताओ लाल, कि ये कैसे आया, हम कैसे मान ले कि ये आया, कैसे ये आया कैसे? ठीक है, तो देखो आइडियल गैस लेते हैं, यहां पर जब भी वॉल्यूम लिखा होगा, वेन एवर, लिख देता हूं भाई, वेन एवर वॉल्यूम is given, it should be mention condition। ओके, कंडीशन मेंशन होनी चाहिए, या तो एसटीपी दे सकता है, एसटीपी नहीं देगा तो एनटीपी दे सकता है। ठीक है, एसटीपी और एनटीपी पर क्या होता है कि हमारा जो प्रेशर होता है ना, वो 1 atm का होता है। ओके, और टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन का होता है, क्योंकि देखो वॉल्यूम मेरा वेरिएबल होता है, वॉल्यूम इज टोटली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, सो एसटीपी या एनटीपी का मतलब क्या हुआ? एसटीपी का मतलब हो गया कि प्रेशर 1 atm का हो और टेम्परेचर 273 केल्विन हो, तब जा करके नंबर ऑफ मोल्स होता है V अपॉन 22.4। कैसे? हम आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। ओके, तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि P 1 atm इंटू V इक्वल्स टू N इंटू R 8.314 इंटू 273 केल्विन। ठीक है, और जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं और n इज इक्वल टू क्या होगा, इस पूरे स्पीसीज को उस साइड भेज दो, तो v अपॉन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.4 आता है, तो 22.4 ये क्या आया? ये आया हमारा लीटर में। ओके, ये लीटर में होना चाहिए, अगर लीटर में नहीं है तो उसे लीटर में बनाओ, उसे लीटर में बनाओ। कैसे बनाएंगे हम लीटर में? मान लो ml में दे दिया, ओके, ml में दे दिया, ठीक, वॉल्यूम इज इन ml, तो ml में हम जान रहे हैं ये मिली है,
तो मिली का मतलब 10⁻³ ओके, 10⁻³ लीटर। तो अगर मैंने यहाँ लीटर लिखा है तो एक काम करता हूँ, ठीक है, एक काम करता हूँ, वॉल्यूम अपॉन 22.4, ठीक है, और अब इसे लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये लीटर, सॉरी ये लीटर में ही है, इसे एमएल में कन्वर्ट करना है। तो एमएल में कन्वर्ट करना है तो सोचो क्या हो रहा होगा, इसको ना उठा करके हम भेजेंगे इस साइड, ठीक है। या सुनो, या सुनो, एक लीटर में 1000 ml हो गया, बताया था। तो 22.4 लीटर में कितने हो गए, 22.4 मल्टीप्लाई बाई 1000 हुआ कि नहीं, इतना ml। इसे सेपरेट करो भैया, इसे सेपरेट करो वरना कोई फंस सकता है। ओके, तो 22.4 यानी 22.4 इंटू 1000 ml, इसी को हम बोल दिए इंटू 1000, इसी को हम बोल दिए V/22400। अब ये ml में है, अब ये ससुरा ml में है, अब ml में ठूस दो, ठीक है, अब ml में ठूस दो, अब कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, ठीक है। तो यहां से हम वॉल्यूम का एन और वॉल्यूम के टर्म बीच में रिलेशन निकालते हैं, लेकिन याद रखना वहां पर कंडीशन दिया होगा एनटीपी या एसटीपी। एनटीपी या एसटीपी का मतलब 1 एटीएम प्रेशर 273 केल्विन, अगर ये कंडीशन है तभी ये होगा, अदरवाइज अगर नहीं दिया है यू शुड गो फॉर पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, और यहां से निकाल देंगे एन इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन पीवी अपॉन आर टी। हम यहां से इसका हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, यहां से इसका हेल्प ले सकते हैं, ओके, अदरवाइज ऐसे नहीं करना, डन है। अच्छा, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन मुझे क्या डिस्क्राइब करती है, ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन हमें क्या डिस्क्राइब करती है। तो देखो, अगर हम एक केमिकल इक्वेशन की बात करें तो अ केमिकल इक्वेशन डिस्क्राइब्स द केमिकल प्रोसेस बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। यानी एक केमिकल रिएक्शन हमें ये बताती है कि क्वांटिटेटिवली उसके कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन करती है, और उसके क्वांटिटेटिव कितना क्वांटिटी है ये भी हमें केमिकल इक्वेशन बताती है। क्वालिटेटिव मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या कर रहा है, किससे कहाँ नाची आ रहा है, ये बता रहा है। दूसरा क्वांटिटेटिव, कितना मोल कितने से करके कितना बना रहा है, इतना मोल इतने से करके कितना बनाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं, बल भर पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अभी से दांत चियार देंगे। द स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, जो रिएक्शनवा होता है ना उसके बगलवा में एक कुछ लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल ओके, H2 ओके, N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3। तो ठीक है, अब देखो, अब ये जो है ना, कहाँ गया, छोटा सा इसे कर देते हैं, ओके, ये तो ये 1S2 है, ये 3H2 और ये 2NH3। तो ये 3 1 और 1 2 और 3 ये सब क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, इन्हीं को हम स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इन द केमिकल रिएक्शन में जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या देते हैं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ केमिकल प्रोसेस। एक केमिकल रिएक्शन, ये देखो, ये बता रहा है कि अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बता रहा है,
एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके दो अमोनिया का मॉलिक्यूल जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। ये लूसा लॉ याद है? तो क्या बता रहा है कि एक सर्टेन गैस के टेम्परेचर पे, प्रेशर और टेम्परेचर पे हमारा एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया प्रोड्यूस करता है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बताना चाहता है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। और इसके ऊपर इतना जबरदस्त सवाल पूछा जाता है, घुमा घुमा के पूछा जाता है, बेसिक होता है, अटक जाते हैं लोग। नाउ द कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ओके, मतलब कोफिशिएंट क्या बताता है? रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है कि इतना Na मॉलिक्यूल इतने H2 से मिला और इतना यानी 2NH3 मॉलिक्यूल को बनाया। यानी हम ऐसे भी तो कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से मिलकर के 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो इसे मैं लिख दूं और बोलो तो लिख दूं, जैसा बोलो लिख दूं क्या कि 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का फॉर्मेशन कर दिया। ये बतिया ससुरा बहुत सही किया है ना। ये कोफिशिएंट आपको बहुत अच्छी बात क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, फिर से समझ लो क्या देता है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो कि आपके कैलकुलेशंस में, टाइट्रेशंस में बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, और भी आगे हैं, अवोगाद्रो बाबा आते हैं। ठीक है, और अवोगाद्रो बाबा कहते हैं कि दैट अंडर द सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, सेम कंडीशन अगर हो प्रेशर और टेम्परेचर की, तो क्या बताना चाह रहा है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब देखो, जब आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ोगे उस वहां पर भी अभी ये बात आने वाली है। ठीक है, साथ साथ ये क्या बता रहा है? इक्वल वॉल्यूम, अगर मान लो वॉल्यूम इक्वल है, कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितना वॉल्यूम उतना ही मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल जैसे पिछला वाला रिएक्शन था। ओके, जैसे पिछला वाला रिएक्शन था N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3। ठीक है, ये था। तो हम कह सकते थे कि 1 मोल N2 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल NH3 का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर तुम्हें और कुछ ना दिया गया हो, अगर कहीं पर भी आपको वेट, वॉल्यूम ये सब ना बताया गया हो, तो घबराने का नहीं है। तब आपका रिएक्शन का कोफिशिएंट आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताता है। अगर मान लो दे दिया, अगर वेट दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, तो हम वहां से क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि भैया कौन लिमिटिंग में है, कौन एक्सेस अमाउंट में है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन कितना बनेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है तो सीधे सीधे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को अंधा होकर के बात मानना कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल NH3 बनाया है, या 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ 2 वॉल्यूम नाइट्रोजन अमोनिया गैस बनाया है। अब ये भी तो कह सकते हो कि नहीं, हम कहेंगे 1 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलकर के 2 ग्राम NH3 निकाल लिया, बक पगड़े, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना। ठीक, अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ ये प्राणी भी बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हो 1 atm प्रेशर ऑफ वॉल्यूम
सॉरी नाइट्रोजन 3 एटीएम प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिल करके 2 एटीएम प्रेशर का अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताता है, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देता है किसी भी रिएक्शन का। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन दो चीजें रिप्रेजेंट करती हैं। कौन कौन सी चीजें रिप्रेजेंट कर रही है देखो, कहाँ गया, क्वालिटेटिवली बताती है और क्वांटिटेटिवली भी बताती है। क्वालिटेटिव बताती है कि ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, क्या हुआ उसके साथ, है ना, कौन सा रिएक्शन कैसे हो गया। और क्वांटिटेटिवली बताती है कि कितने मॉलिक्यूल ने कितने के साथ रिएक्ट करके कितना मोल बनाया है। ठीक है, अच्छा ओके, इस पर कोई सवाल है क्या? अच्छा रुको, इसमें कोई सवाल बना सकता हूँ क्या मैं? हाँ चलिए बनाते हैं। ये आगे अभी यूज होगा, कैसे होगा मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि मैं मोटा मोटा बात पूछता हूँ, ठीक है, मोटी मोटी बात, कि 28 ग्राम 28 ग्राम नाइट्रोजन, सॉरी एक मिनट, यस, एक रिएक्शन चल रही है N2 + 3S2 इक्वल्स टू NH3, 2NH3। ठीक है, ये रिएक्शन चल रही है। 14 ग्राम या 17 ग्राम NH3 प्रोड्यूस करने के लिए, ओके, टू प्रोड्यूस 17 ग्राम ऑफ NH3, इसे पूरा लिखूं क्या मैं? आओ एक क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। फॉर दिस रिएक्शन टू प्रोड्यूस 17 ग्राम ammonia, how much nitrogen N2 will be required? ओके, कि 17 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए कितना नाइट्रोजन का रिक्वायर्ड होगा, कितना रिक्वायर होगा। ठीक है, तो इसके लिए अब देखो हम स्टोइकियोमेट्रिक की सहायता में जाकर के कहेंगे भाई हेल्प करो, N2 + 3S2 इक्वल्स टू 2NH3। ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया वेट वगैरह, तो अब चक्के में आगे अब क्या करें, है ना। तो देखो अभी हमने स्टोइकियोमेट्रिक ने कहा कि मैंने अभी चीख चीख के कुछ बात कही थी कमीनों, वो तो सुधर लो। तो ये बोला कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया गैस बना रहा है, NH3 बना रहा है। ठीक है, तो 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया गैस बना रहा है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके। तो अगर हम देखें तो N इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ओके, या वेट इज इक्वल टू क्या हो गया, N इंटू मॉलिकुलर वेट। ओके, तो अगर 1 मोल है तो इसका वेट कितना हुआ, तो अमोनिया का वेट देखो, अमोनिया का वेट ऑफ अमोनिया कितना हो गया 1, और इसका मॉलिकुलर वेट कितना हो गया 14 इंटू 2 28, तो 28 ग्राम हो गया क्या, डन। अच्छा 3 मोल, इसको तो मारू गोली, इसका तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और 2 मोल NH3, तो 2 मोल NH3, तो ये N की वैल्यू 2 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 14, इसका हो गया 3 उसका हो गया, कुल मिला के 17। ठीक है, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन यूज हो रहा है 34 ग्राम 34 ग्राम ऑफ NH3 को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब ऐसे लिखो, एक एक नियम पढ़ा है जिंदगी में, यूनिटरी मेथड। ओके, तो हम लिखेंगे 28 ग्राम ऑफ N2 रिक्वायर्ड फॉर 34, यानी प्रोड्यूस ऑफ 34 ग्राम ऑफ NH3। ओके, सो अगर मुझे 17 ग्राम NH3 ही प्रोड्यूस करना है तो क्यों ना मैं आधा आधा कर देता हूं, या तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो
उल्टा करके तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे लिखो 34 ग्राम NH3 प्रोड्यूस होती है 28 ग्राम नाइट्रोजन से, ठीक है। तो 17 ग्राम ना, तो इसे क्या करते ना, आधा कर देते, आधा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक डिटेल्ड प्रोसेस, और आप आधा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 ग्राम NH3 कितने से प्रोड्यूस होगी, 28/34 ग्राम N2 से। तो 17 ग्राम कितने से प्रोड्यूस होगा, 28/34 मल्टीप्लाई बाई 17 ग्राम N2 रिक्वायर्ड होगा, या काट दो दो, ये हो गया 14, यानी 14 ग्राम N2 लगेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे हाफ कर सकता था, पर क्यों नहीं किया, इसका रिक्वायरमेंट आगे है। लेकिन आप करोगे तो सीधे सीधे हाफ कर दोगे, कह देना कि भैया 34 ग्राम से 28 ग्राम लग रहा है, 17 ग्राम चाहिए, आधा कर देते हैं, तो इसका भी आधा कर देते हैं। भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमें करना है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर 17 करना है, आधा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी आधा ही करेंगे। तो 17 ग्राम NH3 14 ग्राम N2 को कंज्यूम करेगा, मतलब रिक्वायर्ड रहेगा N2, ठीक है। तो ऐसे सवाल को लगाते हैं, ठीक है। नाउ अब आगे चलते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट की। तो लिमिटिंग रिएजेंट की अगर हम मान लो बात करते हैं, तो द रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑन बीइंग कंप्लीटली कंज्यूम्ड नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब अगर मान लो मैंने रिएक्टेंट लिया, ओके, और उसमें दो रिएक्टेंट है, ओके, मान लो दो रिएक्टेंट है। फॉर एग्जांपल N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3, ओके। या कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O, ओके, दोनों ही है, ठीक है। तो ऐसा है ना कि ये दोनों के दोनों अगर मान लो रिक्वायर्ड अमाउंट है, कि मतलब अगर एक एक मोल जैसा एक रिएक्शन डिमांड कर रही है, ठीक है, इसे हटा देता हूं, बात इसी के ऊपर करते हैं। एक रिएक्शन क्या डिमांड कर रही है, 1 मोल हमें ये चाहिए नाइट्रोजन, 3 मोल हमें हाइड्रोजन चाहिए, और 2 मोल NH3 निकलेगा। ये रिएक्शन बता रही है, डिमांड कर रही है, ठीक है। अच्छा, तो 1 मोल का मतलब 28 ग्राम हमें नाइट्रोजन चाहिए, ओके, और 3 मोल, यानी 3 मोल का हो गया 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 34 ग्राम NH3 बना रही है। लेकिन मान लो कि यहाँ पे ना नाइट्रोजन 14 ग्राम ही कर देता है। मान लो मैंने रिएक्शन में 14 ग्राम ही नाइट्रोजन डाला, अब तो मामला बिगड़ गया ना, अब तो 14 ग्राम डाला हूं, तो रिएक्शन पूरी तो कंप्लीट होगी नहीं। इसने बोला 1 मोल चाहिए ही चाहिए, 3 मोल हाइड्रोजन को लेकर के तो 2 मोल NH3 बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैंने आधा ही डाला है, आधा डाला, तो उससे क्या हुआ कि एक एटम लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, एक लिमिट में हो गया। अब ऐसे सपोज करो कि जब हम शरबत बना रहे होते हैं, ठीक है, शरबत बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक थोड़ा सा शुगर ले लिया, ये शुगर ले लिया, ठीक है, और ये शुगर हो गया, और ये रहा मेरा ग्लास का पानी, ठीक, ये इस ग्लास में मैंने पानी ले लिया। तो मैं अगर एक परफेक्ट शरबत बनाना चाहता हूं, तो इन दोनों का रिक्वायर्ड अमाउंट लूंगा, तो मेरा एक परफेक्ट बनेगा। लेकिन क्या हो अगर कि मैं शुगर कम ले लूं, पानी ज्यादा ले लूं, वाटर ज्यादा ले लूं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमारी शरबत फीका पड़ जाएगा, ठीक है। या अगर हमें परफेक्ट शरबत बनानी है तो उसी रेशियो में लेना होगा। मान लो 2 ग्राम शुगर लग रहा है, एक या फिर आधा लीटर पानी के साथ, सपोज करते हैं परफेक्ट शरबत बनाने में, और हमने 2 लीटर पानी ले लिया, ठीक है। तो एक परफेक्ट कितने में बनेगा, आधे लीटर पानी में ही,
तो हमारा लिमिटिंग रीजेंट तय करता है कि कितना प्रोड्यूस होगा, और बच जाएगा हमारा 1.5 लीटर पानी। 1.5 लीटर पानी हमारा बच जाएगा, और 1.5 लीटर पानी यूज होगा 2 ग्राम शरबत 2 ग्राम चीनी से मिक्स होकर के शरबत बनाने में। समझ रहे हो? तो यानी यहां पर अगर 14 ग्राम मैंने लिया है तो 14 ग्राम ही रिएक्ट करेगा, यानी आधा मोल रिएक्ट करेगा। तो अगर आधा मोल रिएक्ट करेगा किससे? आधे मोल, यानी 3/2 यानी 1.5 मोल NH2 से, और कितना बनाएगा? इसका भी आधा, यानी 1 मोल NH3 बनाएगा। ठीक है, तो 1.5 मोल अगर ही यूज हुआ था, 3 मोल तो बच गया ना 1.5 मोल। अभी 1.5 मोल बचा ना, तो ये हो गया हमारा एक्सेस अमाउंट में, और ये हो गया हमारा लिमिटिंग रीजेंट। तो लिमिटिंग रीजेंट जितना होता है वो पूरा पूरा कंज्यूम होता है और उतना ही प्रोडक्ट बनाता है। समझ रहे हो? जितना मोल कंज्यूम हुआ उतना मोल प्रोडक्ट बनाएगा। समझ गए? अच्छा, तो कुछ कैलकुलेशंस, मान लो अगर लिमिटिंग रीजेंट हमें पहचानना है कि कैसे हम लिमिटिंग रीजेंट को पहचानेंगे, कैसे हम जान पाएंगे कि फला कंपाउंड लिमिटिंग रीजेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। बहुत से रूल्स हैं, मेरा फेवरेट वाला ये है। ओके, देखिए पहले क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। पहले रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को निकालो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल लिया। कैसे? N इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ओके, इससे मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। ठीक है, अच्छा हटाओ इसे। फिर डिवाइड द रिस्पेक्टिव स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करो। ओके, उसे डिवाइड करो, और एंड द रिएक्टेंट विच लीस्ट अमाउंट, जो अमाउंट लीस्ट में रहेगा, कम में होगा, वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने H2 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O लिया। ये एक रिएक्शन है। ठीक है, और हमें दिख रहा है कि 2 मोल चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया, कितने में? मान लो 10 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया 10 मोल हाइड्रोजन के साथ। तो पहले मैं जानना चाहूंगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स किसका? हाइड्रोजन का निकाला, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 10 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है? H2, तो ये हो गया 2, तो कितना हो गया? 5 है, 5 मोल्स है। अच्छा, O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O कितना हो गया भाई? देखो 32 ग्राम दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट 32, यानी ये 1 मोल हो गया। ओके, ये 1 मोल हो गया, ये 5 मोल हो गया। यहीं पे एकदम खुश मत हो जाना कि नहीं नहीं वाह 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 1 मोल हो गया तो बहुत मजा आ गया, यानी यही साला लिमिटिंग रिएजेंट है। ऐसे नहीं करना, ऐसे गलती हो जाएगी आपसे। ठीक है, अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकल गया है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूं भाई, ये 5 मोल है और ये 1 मोल है। ओके डन। अब मैं क्या करूंगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करूंगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मान लो डिवाइड करता हूं तो ये 5/2 और ये 1 है, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी इसका 1 ही है, देखो 1 है। ठीक है, तो ये आया 2.5, ये अभी भी 1 है, तो हमारा सबसे कम अमाउंट कौन सा है? 1, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। समझ गए? ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब ये 1 मोल टोटल कंज्यूम होगा। ओके, और 1 मोल बनाएगा, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 मोल बन जाएगा। ठीक है, 2 × 1 मोल। ठीक है, तो 5 मोल में से 1 मोल चला गया, कितना बचेगा? ये 4 मोल बच जाएगा। समझ गए? मतलब मान लो 1 लीटर मैंने पानी ले लिया, 2 ग्राम चीनी ले लिया, तो 2 ग्राम के हिसाब से पानी मैंने निकाल लिया, उतना शरबत बना लिया। ठीक है, और जितना जो बचा वो पानी तो बच गया, उतना हमारा शरबत अपने हिसाब से बन गया। तो 1 H2O बना, 1 मोल बनता, लेकिन 2 H2O है तो 2 मोल हो गया।
ठीक है, तो कैलकुलेशन इसके हिसाब से करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से करेंगे। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल N2 प्लस 3H2 वाला ले लेते हैं। ओके, अभी जो किया था 2NH3 हुआ, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है जनाब कि मैं 20 ग्राम या 30 ग्राम ले लेता हूँ, 30 ग्राम 30 ले लूँ, हाँ 30 ग्राम 30 ग्राम H2 ले लिया और 28 ग्राम मैंने N2 ले लिया। तो फिर बताओ कि अमोनिया कितना फॉर्म होगा, ये क्वेश्चन मुझसे पूछ दिया गया। तो कैसे होगा, तो देखो मुझे ये वेट दे रखा है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। नंबर ऑफ मोल्स निकाला मैंने, 28 इसका वेट है, मोलिकुलर वेट 28, N2 का 14 इंटू 2 कितना हो गया, ये 1 मोल हो गया। ओके, और ये 30 अपॉन कितना वेट है, 30 ग्राम कितना मोलिकुलर वेट है, 2 इंटू 1 है ना, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 15 मोल, 15 मोल हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, तो ये 1 मोल है, ये 15 मोल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दे देंगे, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से अगर मान लो भाग दे दिया, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1, ओके, और ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये आ गया 5। तो कौन बड़ा है, 5 वाला बड़ा है, कौन छोटा है, 1 वाला छोटा है। यानी ये टोटल यूज होगा, 1 मोल पूरा यूज होगा, 14 मोल ये बच जाएगा, ठीक है। और 1 मोल 1 इंटू 2 जितना नंबर ऑफ मोल्स है उसका 2 गुना, यानी 2 मोल ये बन जाएगा, समझ गए। तो ये 2 मोल NH3 बना, तो 2 मोल NH3 बना है, देखो 2 मोल NH3 बना है, 2 मोल NH3 बना है, मतलब N बराबर 2, यानी वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू मोलिकुलर वेट। ओके, तो मोलिकुलर वेट कितना होता है 17, तो 2 इंटू 30, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 2 इंटू 17 ये हो गया हमारा 34, इतना ग्राम हमारा NH3 बना। अब कहोगे भैया बात तो बराबर है, हमारा ये 15 मोल था, हम देखे, हम दे मारे, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है, सोचो, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये बहुत ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है कि ये डिवाइड करने पे कम आ गया, ठीक है। तो ऐसे तुरंत दे करके डिसीजन नहीं होना, ठीक है। इससे पहले चेक कर लेना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना, वहीं पर नहीं रुकने का है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दो, जैसा रहेगा उस हिसाब से बनेगा, ठीक। नो, अब आके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, ट्रीटेड विथ 20 ग्राम ऑफ HCl, ओके, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम HCl के साथ ट्रीट किया, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 कैन बी जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, कितने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो देखो ये 20 ग्राम लिया गया था, ओके, 20 ग्राम ये भी लिया गया है, हमें इसका बताना है, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है भाई, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 20 ग्राम दिया है, और इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, ये देखो, इसका होगा 40, इसका हो गया 12, और इसका हो गया 48, सबको जोड़ दो तो आ जाएगा हमारा 100। तो 20 अपॉन 100, ओके, ये हो गया 20, और इसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया, ये 1, और ये 35.5, कुल मिला करके 36.5, ओके, डन। तो अब हम क्या करते हैं, इसका वेट मोल आ गया हमारा 0.2, ओके, और इसका मोल आ गया हमारा, चलो निकालते हैं इसे, मैं तो कैलकुलेटर की हेल्प लूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 36.5, ये आया मेरा 0.54, ओके, 0.54। अभी क्या आया, ये नंबर ऑफ मोल्स आया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग देना है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना है 1, इसका कितना है 2, तो इसका देने का तो कोई मतलब नहीं है, तो
चलो अब इसे लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 0.2। ओके, और एक मिनट, इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। 0.2 और ये हो गया 0.54 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो गया हमारा 0.27। ओके, 0.27। हाँ, डन। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। कैसे पता, ये 0.20 है ना, बोलो 0.20 है, तो ये वाला हमारा छोटा है, यानी ये कौन है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब ये डिसाइड करेगा कि कितना बनना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये डिसाइड करेगा कि कितना बनना चाहिए। ओके, तो चलिए अब इससे डिसाइड करवा ही देते हैं कि भैया कितना बनाओगे। थोड़ा सा पीछे आओ भाई। ओके, तो देखो थियोरेटिकली क्या बात चल रही थी, इससे क्या हो रहा था कि ये अगर मान लो मैं इसका एक बार फिर से रिएक्शन लिखता हूँ, CaCO3 प्लस 2HCl इक्वल्स टू क्या, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, यही था। ओके, अगर मैं थियोरेटिकली देखूं तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता। थियोरेटिकली की बात कर रहा हूं, ठीक है, थियोरेटिकली की बात कर रहा हूं। 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता। ठीक है, तो 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 1 मोल का मतलब हो गया वेट इज इक्वल टू हो गया मोल नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर वेट। ओके, यानी 1 इंटू 100 यानी 100 ग्राम। 100 ग्राम से n इज इक्वल टू क्या, सॉरी वेट इज इक्वल टू क्या हो गया, ओके, वेट इज इक्वल टू 44 ग्राम। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 44 ग्राम कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करता है। इसे लिखो, यहां से ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनता है, बेसिक आपका बहुत अच्छा हो जाता है। 100 ग्राम CaCO3 से कितना बना, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 1 ग्राम CaCO3 से 44 बाई 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो तो 20 ग्राम था ना, देखो 20 ग्राम था। अच्छा, तो 20 ग्राम से CaCO3 इक्वल्स टू 44 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 20, इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अच्छा, या कह सकते हैं हम, ये 0 से 0 काट दिए, यानी 8.8 ग्राम CO2 बनेगा। एक मेथड ये है, ठीक है, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है जो हम पहले बता रहे थे, अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, हमारे सामने तो बहुत चिल्ला रहे थे कि ए बचवा जितना ये होगा उतना कंज्यूम होगा उतना बनाएगा, यहाँ का है बुद्धियां काम कर रही है तुम्हारी। ओके, तो आओ हम इसको ऐसे ही करके देखते हैं। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितना था, 0.2 मोल था कैल्शियम कार्बोनेट। कितना बनेगा, 0.2 मोल बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एन अगर 0.2 है, या कह सकते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है 44, तो वेट बराबर कितना 44 मल्टीप्लाई बाई 0.2 कितना आ गया 8.8 ग्राम। बात खत्म, खत्म ना। ओके, अब देखो, अब आगे चलते हैं, कुछ मिक्सिंग के ऊपर सवाल जो कि बहुत जरूरी है। ओके, 4 ग्राम ऑफ मिक्सर ऑफ CaCO3 एंड सैंड SiO2 is treated with an excess of HCl। HCl excess में पहले ही बता दिया, and
0.88 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। अच्छा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ओरिजिनल मिक्सर। तो ओरिजिनल मिक्सर में कितना कैल्शियम कार्बोनेट था। मान लो एक मिक्सर ले लिया गया था और जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और सैंड था, ठीक है, ये था मिक्सर में, ओके, और इसे HCl के साथ ट्रीट किया गया, तो पूछ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट कितने परसेंट था। तो पहले हम चेक करते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन चेक करते हैं। तो बात दरअसल ये है ना भाई, कैल्शियम कार्बोनेटवा रिएक्ट करेगा, अभी देखें, 2 HCl के साथ और कैल्शियम क्लोराइड H2O और CO2 बना रहा था। अब वह तो पढ़ के आए थे, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हमने देखा कि ये ऐसे बना रहा है और SiO2 को देखा, तो ये कहा हम ना करते भैया, हम इतना प्यार मोहब्बत नहीं करते, नो रिएक्शन, ओके, नो रिएक्शन। यानी हमें पता चल गया कि जो रिएक्शन के बाद इतना CO2 बन रहा है ना, ये CO2, ये किसकी वजह से बन रहा है, इसके रिएक्शन की वजह से बन रहा है। आहा, अब होगा असली खेल शुरू। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl इक्वल्स टू CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 CO2, ओके। अच्छा, आई डोंट नो कि ये कितना ग्राम है, हमको क्या पता, लेकिन हमें थियोरेटिकल पता है कि 1 मोल CaCO3 ये एक्सेस में ही ससुरा दे दिया, तो लिमिटिंग रीजेंट कौन है, ये, तो ये हमारा कितने में है, ये एक्सेस में है, तो हम इसकी बातें ही नहीं करेंगे, छी। अच्छा, इसकी बात हम करेंगे नहीं, हमें तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद आई, ठीक, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये 1 मोल CaCO3 थियोरेटिकली 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहिए, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड बन कितना रहा है, देखो, पीछे चले गए क्या, अच्छा एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है 0.88 ग्राम, है ना, तो इसी का हम यूज कर लेते हैं, ओके, खुलो, इसी का हम यूज करेंगे, आओ यूज करें। 1 मोल CaCO3 1 मोल CO2 के साथ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमारा CO2 प्रोड्यूस हुआ 0.88 ग्राम, ओके, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.88 डिवाइडेड बाय 44 या 0.02, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स आया किसका, CO2 का। तो अगर हम दोनों साइड में 0.02 का मल्टीप्लाई कर दें, या ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हुआ 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से, तो 0.02 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा कितने कैल्शियम कार्बोनेट से, तो 0.02 ग्राम नहीं, मोल CO2 प्रोड्यूस होगा 0.02 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से, ठीक है। तो 0.02 मोल होने का मतलब N बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इट इज इक्वल्स टू, वेट कितना है पता नहीं, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 100, अच्छा, इक्वल्स टू 0.02, तो वेट बराबर कितना हो गया, 2 ग्राम, ओके, वेट बराबर 2 ग्राम हो गया। यानी हमें पता चल गया कि मिक्सर 4 ग्राम का था, 4 ग्राम में से 2 ग्राम तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, तो जाहिर सी बात है कि 2 ग्राम सिलिकॉन ऑक्साइड होगा, यानी सैंड होगा, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो परसेंटेज ऑफ CaCO3 इक्वल्स टू कितना है, 2 ग्राम, कितने में से, 4 में से, परसेंटेज यानी गुणा कर दिया 100 का, कितना हो गया, यानी 50%, आंसर समझ गए। अच्छा, गुड, चलो अब आगे चलते हैं, बात करते हैं परसेंटेज यील्ड की। परसेंटेज यील्ड का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर। परसेंटेज यील्ड क्या होता है, देखो,
होता ये है कि हम लोग थियोरेटिकली मान के चले थे, जैसे ये वाला था, ये वाला हम लोग ने देखा कि थियोरेटिकली, रुक जाओ नाना, रुक जाओ, हाँ, थियोरेटिकली हमें इतना मिल रहा था, इतना 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 इतना, ठीक है। तो थियोरेटिकली हम जाने थे कि इतना मोल डाला, इतना मोल बन गया, यानी एक मोल का मतलब 100 ग्राम CaCO3 पर हमें 44 ग्राम मिलना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड। पर उसमें हमारा सैंड भी पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कितना सैंड है ये भी तो देखो, ये सैंड डाला गया है, तो जिसकी वजह से क्या, ये क्या हो गया भाई, ऐसे मत करो, ओके। सैंड हो जाने की वजह से क्या हुआ, हमारा परसेंटेज यील्ड कम हो गया, यील्ड कम हो गया ना, 44 ग्राम नहीं मिला, कितना मिला, 0.88 ग्राम मिला, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई है ना। तो ये परसेंटेज यील्ड हमारा यहाँ पे गड़बड़ा गया, यील्डिंग हमारी उतनी नहीं हुई जितना चाहिए। तो हुआ क्या, थियोरेटिकली कुछ था, एक्चुअली कुछ आया, तो परसेंटेज यील्ड कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। इसी के ऊपर ये बेस है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए, तो इसका एक फार्मूला होता है, वो मैं फार्मूला बताता हूँ कि परसेंटेज यील्ड जो है ना, YI इंग्लिश में बहुत कमजोर है हम, इक्वल्स टू एक्चुअल में जितना मिला है, एक्चुअल, ओके, बटा थियोरेटिकल जितना मिलना चाहिए था, थियोरेटिकल थियोरेटिकल जितना मिलना चाहिए था उसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया हमारा परसेंटेज यील्ड। सीधी सीधी बात, क्या बोला, परसेंटेज यील्ड मतलब एक्चुअल जितना मिला है, थियोरेटिकल जितना मिलना चाहिए था उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे कि परसेंटेज यील्ड कितना होगा, परसेंटेज यील्ड, तो हमें मिला कितना है, 0.88 ग्राम मिला है, कितना मिलना चाहिए था, 44 ग्राम मिलना चाहिए था। 44 ग्राम 100 ग्राम पे मिलता है ना, 44 ग्राम 100 ग्राम पे मिलता, लेकिन इतने ग्राम पे इतना मिल रहा है, तो इतने ग्राम पे कितना मिलेगा वो हम वहां से चेक कर लिए, थियोरेटिकल, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि हमें थियोरेटिकली इतना मिल गया, कहाँ गया, हाँ, 0.88 ग्राम, ये हमारा थियोरेटिकल है, ठीक है, एक मिनट, 1.088 ग्राम ये हमारा थियोरेटिकल है। अगर हमसे कहा होता कि रिएक्शन का यील्ड 75% है, ठीक है, तो हमें बोल देता कि एक्चुअल कितना है, तो फिर हम उसमें एक्चुअल अमाउंट निकालते, कैसे निकालते, ये हमारा थियोरेटिकल, एक्चुअल बटा 0.88 बराबर 75/100, वहां से हम निकाल लेते परसेंटेज यील्ड। तो देखिए इसमें कुछ सवाल मैंने ऐड किया है कि नहीं, नहीं तो फिर मुझे बनाना पड़ेगा, है तो बहुत अच्छी बात है। चलो चेक करते हैं, सवाल लगाते हैं। फॉर द रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl इक्वल्स टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O, 0.12 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ HCl। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट अभी निकालने की तो जरूरत है नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट मुझे पता है कौन है, ठीक है। अच्छा, इतना ग्राम कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म करता है, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड पूछ दिया। अच्छा, तो आओ पहले हम बात करें कि एक्चुअल में कितना आना चाहिए था। तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड 2HCl के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O बनाया, ठीक है। अच्छा, हम जान रहे हैं एज वी नो कि हमें रिएक्शन सब चिल्ला चिल्ला के बताती है कि 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड 2 मोल HCl के साथ ट्रीट करके 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड और 1 मोल वाटर बनाता है ना। अच्छा, ये हमारा चला गया किसमें, एक्सेस में चला गया, ठीक है। तो जब ये एक्सेस में गया तो इन सबको हटा ही दो, इन सबका कोई मतलब नहीं है, एक मिनट, इसका तो मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है थियोरेटिकल का। हमें कैलकुलेशन किसके ऊपर करनी है, क्योंकि ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, ओके, तो हम कैलकुलेशन इसके ऊपर करेंगे। अच्छा, आओ करके देखें, ठीक है। तो हमें थियोरेटिकली कितना मिलना चाहिए था, 1 मोल का मतलब, 1 मोल का मतलब N इज इक्वल टू 1 हो गया, तो मोलिकुलर वेट हमारा
वेट के बराबर हो गया, है ना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यस, वेट के बराबर हो गया, यानी हम वेट निकाल दिए। तो ये आ गया हमारा 40 + 16 कितना हो गया, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से हमें कैल्शियम क्लोराइड कितना हो गया 40 ये और 71 ये कितना होगा 111, 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड मिलना चाहिए था। ये मैं थियोरेटिकली बात कर रहा हूँ, रिएक्शन जैसा मुझे बोलती है। तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से 111 ग्राम हमें कैल्शियम क्लोराइड मिलना चाहिए था, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। तो मैं इसे लिखता हूँ, एक मिनट, इसे मैं लिख रहा हूँ 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड मिलना चाहिए था। तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड से हमें कितना ग्राम कैल्शियम क्लोराइड मिलता, तो 111/56 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड मिलता, ठीक है। अच्छा इसलिए मेरे पास है कितना 1.12 ग्राम। तो 1 एक मिनट, ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यस। इसलिए 1.12 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से हमें कितना मिलना चाहिए, 1.12 मल्टीप्लाई बाई कितना है 111 डिवाइडेड बाई 56, इतना ग्राम कैल्शियम क्लोराइड मिलना चाहिए था, ठीक है। इतना ग्राम कैल्शियम क्लोराइड मिलना चाहिए था, पर हमें मिला कितना है, हमें मिला है 1.85 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड मिला है। तो कुछ तो लोचा है ना। तो अब सिंपली एक काम करते हैं, कुछ नहीं करते, सीधे सीधे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.12 मल्टीप्लाई बाई 111 डिवाइडेड बाई 56, ये आ गया हमारा 2.22 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड मिलना चाहिए था, ये थियोरेटिकली आया, ओके। और 1.86 ये है ना, 1.85 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, ये हमारा एक्चुअल अमाउंट है। तो बस हमारे पास सब कुछ है। तो परसेंटेज यील्ड हम निकाल दिए, परसेंटेज यील्ड इक्वल्स टू एक्चुअल कितना है 1.85, थियोरेटिकल कितना है 2.22 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब दे दो भाई, भाग दे दो। तो ये 1.85 डिवाइडेड बाई 2.22, ओके, मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया 83, यस कितना 83.33 ग्राम, सॉरी 83.33% आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 83.33%, इसकी परसेंटेज यील्डिंग है, समझ गए। तो अभी हमें समझ में आया ना कि थियोरेटिकल निकालते कैसे हैं, क्योंकि एक्चुअल निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थियोरेटिकल निकालने में ही थोड़ा सा झमेला है, इसलिए मैं इतने देर से थियोरेटिकल का कंप्लीट प्रोसेस समझाते आ रहा हूँ। अच्छा अब अपने से ट्राई करो, अपने से ट्राई करो, प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ, देन प्ले द वीडियो। कर लिया, आगे चलते हैं। ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ KCl दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ KClO3। ओके, तो KClO3 के 1 मोल से हमारा कितना KCl प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अच्छा अब चेक करो, KClO3 डिकम्पोज करेगा KCl प्लस, एक मिनट, 2 KClO3 ले ले, 2 KCl बनेगा और 3 O2 बनेगा, ठीक है, ऐसे डिकम्पोज करेगा। अब रिएक्शन मुझसे क्या कहती है, रिएक्शन कहती है चिल्ला के, भैया प्यारे भैया ये हमारा 2 मोल KClO3 टूटेगा, 2 मोल KCl बनाएगा और 3 मोल ऑक्सीजन बनाएगा। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, ठीक है। तो 2 मोल KClO3 से 2 मोल KCl बन रहा है ना। तो यानी मतलब
अगर मैं 1 मोल ले लूं तो 1 मोल KClO3 से 1 मोल बनेगा, है ना, और 3/2 मोल ऑक्सीजन बनेगा। क्यों मैंने 1 मोल किया? क्योंकि हमें कैलकुलेशन, हम बहुत चीप इंसान है, कैलकुलेशन बहुत सस्ती चाहिए मुझे, तो 2 मोल पे करूंगा, 2 इंटू मोलिकुलर वेट तो बहुत महंगा पड़ता, तो मैंने 1 मोल ले लिया। अब हमें आसान हो गया, 1 मोल क्यों ले लिया? वेट बराबर मोलिकुलर वेट, ऐसे 2 रहता तो मोलिकुलर वेट में इंटू 2 करना पड़ता, हाय बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो पोटेशियम इसका हो गया। रुको, अगर मुझे थियोरेटिकल निकालना है, थियोरेटिकल, तो थियोरेटिकल निकालने के लिए हमें चेक करना होगा कि इसका मोलिकुलर वेट कितना है। KClO3, ओके 122.55, ओके सीधे निकाल रहा हूं मैं। तो वेट कितना हो गया इसका, मोलिकुलर वेट कितना है? देखो इसका हो गया 35.5 और इसका हो गया 48। के का कितना होता है पोटेशियम का? तो भाई जरा के का बताना। थर्टी नाइन, आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गया था, 39। ओके, तो 39 इसका, 35.5 इसका, और 16 इंटू 3 कितना, 48। तो ये हो गया हमारा, सबको जोड़ा। ओके, सबको जोड़ा तो कितना आया मेरा, मैंने कितना निकाला था अभी, हाँ 122.5, इतना मेरा किसका आया, KClO3 का आया। और KCl का कितना आएगा भैया, 74.5। ये किसका आया, देखो कैसे आया, इसका 39 और इसका फिर 35.5, क्या लिख रहा हूँ मैं, 35.5, तो जोड़ दो तो ये हो गया 74.5 ग्राम। और इसका तो हम बात ही नहीं करेंगे, हमें कैल्शियम से क्या लेना देना। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करूं कि 122.5 ग्राम से 74.5 ग्राम KCl बन रहा है। ठीक है, तो हम थियोरेटिकल बात कर रहे हैं, 122.5 ग्राम KClO3 से 74.5 ग्राम KCl बना, है ना, थियोरेटिकली। तो 1 ग्राम से कितना बना, 74.5 डिवाइडेड बाई 122.5 ग्राम KCl बना। ठीक है, अच्छा तो मुझे कितना दिया गया है, ओहो नहीं रुको, यस, प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ KClO3, कैलकुलेट मास ऑफ KCl। अरे 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 1 मोल का ही हमें निकालना है, अच्छा तो 1 मोल से कितना बनना चाहिए, तो 1 मोल KClO3 से 1 मोल हमारा KCl बनना चाहिए था, है ना, 1 मोल KCl से बनना चाहिए था, तो हमारे पास आ गया है यार। ये तो हम फालतू निकाले जा रहे हैं, हम फालतू ही निकाले जा रहे हैं, हटाओ इसको, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है भैया। हमसे 1 मोल पूछा ना, तो 1 मोल KCl से हमारा 1 मोल KClO3 से हमारा 1 मोल KCl निकल रहा है। 1 मोल KCl का मतलब 74.5 ग्राम KCl बन रहा है। अच्छा ये थियोरेटिकल बन रहा है। अच्छा एक्चुअल, एक्चुअल हम मान लेते हैं, एक्चुअल हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो x अपॉन थियोरेटिकल, थियोरेटिकल कितना है 74.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 80% है। ओके, अच्छा या x इज इक्वल टू क्या, 80 डिवाइडेड बाई 100, बल्ले बल्ले 74.5। अब जो गुणा भाग गणित करना है कर जाओ, सब कर जाओ, ये जीरो से ये डेसिमलवा हट जाएगा। अच्छा तो क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 745 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा मल्टीप्लाई करो, 40, 4 बचा, 36, 3 बचा,
और 56 3 59, आओ भाई 59 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया 59.6, इतना ग्राम बनना चाहिए था। तो हमारा आंसर आ गया, कैलकुलेट द मास, हो गया सिंपल। ये तो और सिंपल था, मैंने तो कहाँ कहाँ लेकर चला गया था इसे। ठीक है चलो, परसेंटेज प्योरिटी, जैसे परसेंटेज यील्ड निकाला ना वैसे ही परसेंटेज प्योरिटी है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम बात वही है। जैसे परसेंटेज प्योरिटी की बात करता हूँ, पीछे आओ, यस, जैसे हम लोगों ने इसमें देखा ना कि कैल्शियम और सैंड का मिक्सर है ना, तो कैल्शियम की वजह से हमारा जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए था उतना नहीं बना, कम यील्ड बना। तो कुछ तो बात होगी, तो यानी टोटल प्योर नहीं था कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें सैंड मिला हुआ था। तो वही बोला जा रहा है कि कितना परसेंट प्योरिटी है कैल्शियम ऑक्साइड की। तो जैसे इसको निकाला ना वैसे उसको निकालूंगा। तो परसेंटेज ऑफ यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड निकाला, वही परसेंटेज ऑफ प्योरिटी है उसकी, 50% इसकी प्योरिटी है। सेम वही चीज है, लेकिन वही एग्जाम में दे देता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, दिमाग काम करना बंद। ई का पूछ दिया, ई का पूछ दिया। अभी हम लोग निकाले हैं, देखो ना, अभी हम लोगों ने निकाला कि कितना परसेंटेज प्योरिटी होगी। तो हम लोग ने देखा 50% मौजूद है, तो मतलब 50% प्योर CaCO3 मौजूद है ना, बाकी 50% तो सिलिका है, सैंड है। ओके, तो यानी अब हम यहां से निकाल सकते हैं सीधी सीधी बात, जैसे परसेंटेज यील्ड को निकाला था उसी तरीके से परसेंटेज प्योरिटी को निकाला। ये पीछे इतना क्यों गया था, ये बताने के लिए कि हमारा रिलेवेंस क्या है इन सब चीजों का, परसेंटेज प्योरिटी का। तो देखिए, परसेंटेज प्योरिटी इक्वल्स टू एक्चुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल अमाउंट, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया हमारा परसेंटेज प्योरिटी, दैट्स इट। अब इसी के ऊपर सवाल करके देख लो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन द केजी, केजी में निकालना है। ओहो ओके, ये क्या कर रहे हो बे, आराम से चलो, यस केजी में निकालना है। दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द हीटिंग 200 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन, दैट इज 90% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, तो देखो लाइम स्टोन, ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaO। अच्छा देखो, लाइम स्टोन से डिकम्पोज करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोज करेगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, डन। अच्छा, तो मुझे पूछा है कि कैल्शियम ऑक्साइड का वेट कितना होगा, जबकि हम 200 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म किए हैं और यहाँ पे 90% प्योर कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इसका तुम्हारा तो अकाउंट हम बाद में खोलेंगे, पहले हम थियोरेटिकल की बात कर लेते हैं। अगर हम थियोरेटिकल की बात करेंगे बच्चा, तो सोचो क्या होगा, हमें रिएक्शन क्या कहती है, हमसे रिएक्शन क्या कहती है कि 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देगा, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट देगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, अच्छा, तो 1 मोल का मतलब क्या हुआ 100 ग्राम। अभी तो मैंने अब इतनी बार बता दिया हूं, अब तो मुझे दोहराना नहीं चाहिए। एन की वैल्यू 1, तो मोलकुलर वेट के बराबर कैल्शियम ऑक्साइड का मोलकुलर वेट होता है 100। अब तक तो तुम्हें भी रट जाना चाहिए था, नहीं रटे तो बेकार हो। नो, मजाक कर रहा था, आप अच्छे हो, मजेदार हो। ठीक है, तो 1 मोल यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मोलकुलर वेट है। ठीक है, अच्छा, और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मोलकुलर वेट है। ठीक है, अच्छा, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करके 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अच्छा, तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना बनाता, 56/100 ग्राम बनाता, क्या कैल्शियम ऑक्साइड बनाता। ठीक है, अच्छा, तो कितना दिया है मुझे, 200 kg दिया है ना,
तो 200 ये ग्राम है क्या? ओके ग्राम है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके हमसे इतना ग्राम बोला है, ठीक है। अच्छा तो सिंपली क्या करते हैं, ग्राम है किलोग्राम ले लो, मान लो कि 100 किलोग्राम अगर इसी के एस्पेक्ट रेशियो में निकाला जाए, इसी के एस्पेक्ट रेशियो में निकाला जाए, ठीक है, तो क्या होगा देखो 100 किलोग्राम, जैसे ग्राम वैसे किलोग्राम, ठीक है। तो 100 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 56 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो 100 यहाँ पे भी हम किलोग्राम ले लेते हैं, सबको एक साथ ही ले लेते हैं ना, क्योंकि हमें किलोग्राम में पूछा गया है तो हम किलोग्राम में ही जवाब देते हैं, ठीक है डन। तो 100 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बनाया 56 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। ओके तो 1 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा 56 बाई 100 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा तो 200 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 56 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 200 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अच्छा तो कितना बनाया, तो कितना बनाया 200, एक मिनट, 200 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना बनाया कैल्शियम ऑक्साइड को, तो मैंने देखा कि ये बना रहा है, एक मिनट, 56 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 200 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, या काटो कितना हो गया 102 102 हुआ ना, हाँ 102 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये 3 है भाई। ओके अब देखो ये मेरा थियोरेटिकल था, ठीक है, ये मेरा थियोरेटिकल था। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्चुअल वैल्यू। ओके देखो क्या पूछा है मुझसे, अमाउंट ऑफ CaO, तो एक्चुअल वैल्यू कितना होगा ये मुझसे पूछा है। अगर 90% प्योर है, अगर 90% प्योर है तो कितना होना चाहिए, तो देखिए ये 102 कहाँ से होगा, आई एम रियली सॉरी रियली सॉरी रियली सॉरी, ये 112 होगा। ओके अच्छा तो हम देखते हैं परसेंटेज प्योरिटी का वैल्यू, मतलब फार्मूला लगा करके एक्चुअल बाय थियोरेटिकल 100। ओके तो चलो करते हैं, परसेंटेज क्या है 90, एक्चुअल क्या है पता नहीं, थियोरेटिकल क्या है 112, अच्छा और इंटू 100, काटो, काट दिए, x बराबर 112 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया 108, ये हुआ ना, हाँ 1008 हुआ, 1008 डिवाइडेड बाई 10 या 100.8 ग्राम आंसर है मेरा, ये तो मेरा आंसर है। देखो एक्चुअली तो मुझसे पूछा था, एक्चुअली एक्चुअली कितना आएगा, तो मैंने एक्चुअली निकाल दिया, डेट्स इट, ये मेरा आंसर है। तो कितना है, कितना मिलना चाहिए था मल्टीप्लाई बाई 100, ये है हमारा परसेंटेज प्योरिटी। कितना मिला, कितना मिलना चाहिए था मल्टीप्लाई 100, देखो कितना मिला है, कितना मिलना चाहिए था मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज यील्ड, कितना होना चाहिए था, कितना है मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे मिक्सर में हम लोगों ने देखा 50% कैल्शियम और कार्बोनेट का प्योरिटी थे ना, उसका प्योरिटी कितनी है 50%, होनी कितनी चाहिए थी 100% होनी चाहिए थी, लेकिन परसेंटेज यील्ड उस हिसाब से घट गया था। ये रिलेवेंस होता है परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड का, ताकि अगर प्योरिटी नहीं रहेगी